जय हिंद माय फ्रेंड्स। मैं सौरभ आप सभी का डेयर पते क्लास में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, अभी जस्ट हम लोगों ने लाइव आकर देखा जो कि क्लासें स्मूथ रूप से चल नहीं पा रही थी। स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, क्लासें रुक रुक कर चल रही थी। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आपका ये भी क्लास जो है ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलने वाला है। जैसे कि मेरे दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, कैसे होता है। एक बार उसी का रिकॉल करते हैं और आगे देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन समाप्त कहां होता है। अर्धसूत्री विभाजन मेरे दोस्तों समाप्त कहां होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है इसी को मेरे दोस्तों क्या कहा जाता है, मियोसिस कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस कहा जाता है। इसके खोजकर्ता बीजमैन है। खोजकर्ता कौन है मेरे दोस्तों? बीजमैन है। अर्थात अर्धसूत्री के जनक कौन है? बीजमैन है। नामकरण, लेकिन मेरे दोस्तों नामकरण करने वाले वैज्ञानिक फार्मर और म्यूरे हैं। फार्मर और म्यूरे ने मेरे साथियों, इन्होंने इसका नामकरण किया था मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम देने वाले कौन थे? तो फार्मर और म्यूरे। 1905 ईस्वी में इन्होंने यह काम किया था। अगर मैं बात करता हूं अर्धसूत्री विभाजन का, तो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है गुणसूत्र का आधा हो जाना। गुणसूत्र का मेरे दोस्तों आधा हो जाना ही कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन। फॉर एग्जांपल, आप सभी लोगों को पता है गुणसूत्र 2n के रूप में होता है, और यही 2n के रूप में अगर n और n के रूप में गुणसूत्र बट जाता है, 2 हो जाते हैं, तो इसी को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। अगर मैं बात करता हूं अर्धसूत्री विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है। एक चरण होता है मेरे दोस्तों, पहला चरण होता है विषम रूपी विभाजन। इसी विषम रूपी विभाजन में मेरे दोस्तों केंद्रक बंटता है। ध्यान रखिएगा, इसी विषम रूपी विभाजन में मेरे दोस्तों केंद्रक जो होता है एक बार बट जाता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है। इसे मेरे दोस्तों विषम रूपी विभाजन कहा जाता है। क्या होता है इसी में जो केंद्रक, क्या होता है? केंद्रक मेरे दोस्तों छोटा हो जाता है, गुणसूत्र छोटा होता है, इसीलिए इसे हार्श विभाजन कहते हैं। गुणसूत्र छोटा होने के कारण मेरे दोस्तों इसे हार्श विभाजन कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन में सबसे पहला चरण होता है, इसलिए इसे प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। दूसरा समरूपी विभाजन होता है, जिसे हम लोग मेरे दोस्तों समसूत्री विभाजन भी कहा सकते हैं, मियोसिस कह सकते हैं। ठीक समसूत्री विभाजन की तरह मेरे दोस्तों समरूपी विभाजन होता है। इसके बाद मेरे दोस्तों प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के संपन्न होने के बाद मेरे दोस्तों एक बीच की अवस्था आती है, जिसे कहा जाता है विश्रामावस्था। विश्रामावस्था मेरे दोस्तों विश्रामावस्था कहा जाता है। विश्रामावस्था कहा जाता है। विश्रामावस्था कहा जाता है, या इसी को इंटरफेज अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? इंटरफेज अवस्था कहा जाता है। इंटरफेज अवस्था आता है जहां कुछ क्षण के लिए क्या होता है मेरे दोस्तों कि कोशिका विभाजन जो होता है वह रुक जाता है। कोशिका विभाजन क्या होता है? रुक जाता है। एक नजर हम लोग मेरे दोस्तों विषम रूपी विभाजन पर डाल लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था विषम रूपी विभाजन मेरे दोस्तों। विषम रूपी विभाजन को अभी मैंने बताया कि क्या क्या नाम से पुकारा जा सकता है। इसी को हर्ष विभाजन मेरे दोस्तों और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कहा जा सकता है। विषम रूपी विभाजन में दोस्तों लगभग 5 चरणों में, कितने चरणों में मेरे दोस्तों? 5 चरणों में होता है विषम रूपी विभाजन। इसके पहला चरण जो होता है मेरे दोस्तों, इसके पहले चरण को कहते हैं प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट अवस्था कहा जाता है, जहां मेरे दोस्तों क्रोमोटिन धागे, जहां पर प्रोफेज फर्स्ट होता है। और ये प्रोफेज फर्स्ट अवस्था जो होती है मेरे दोस्तों, ये मुख्य रूप से 5 चरणों में संपन्न होती है। प्रोफेज अवस्था कितने चरणों में संपन्न होती है मेरे दोस्तों? तो 5 चरणों में संपन्न होती है। ये भी अगले बात करते हैं दोस्तों, 5 चरण कौन कौन से होते हैं? तो 5 चरण में पहला चरण आता है मेरे दोस्तों। 5वें चरण में अगर मैं पहले चरण की बात करता हूं तो इसे कहते हैं लेप्टोटीन मेरे दोस्तों। लेप्टोटीन अवस्था
में क्या होता है? तो मेरे दोस्तों लैक्टोटीन अवस्था में केंद्रक मेरे दोस्तों केंद्रक जो होता है स्पष्ट रूप से दिखने लगता है और केंद्रक के अंदर जो होते हैं क्रोमोटिन धागे वो प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद दूसरी अवस्था होती है, दूसरी अवस्था को कहा जाता है जाइगोटीन अवस्था। जाइगोटीन अवस्था मेरे दोस्तों, और जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है? तो जो क्रोमोटिड्स होते हैं, जो मेरे साथियों क्रोमोटिड्स होते हैं वो दो भागों में बट जाते हैं, अर्थात क्रोमोटिड मेरे दोस्तों टूट कर अलग होने लगते हैं और दो भागों में बटने लगते हैं और जुड़ने लगते हैं, जिसे हम लोग बाइवैलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइवैलेंट्स कहा जाता है। तो बाइवैलेंट्स का निर्माण जाइगोटीन अवस्था में होता है। इसी में केंद्रिका जो होती है मेरे दोस्तों, ये प्रोटीन को, आरएनए को, डीएनए को ग्रहण करके बड़ी हो जाती है, पूरे कोशिका द्रव्य में फैल जाती है। तीसरा चरण होता है मेरे दोस्तों पैकेटीन। तीसरा चरण अवस्था होता है वो पैकेटीन अवस्था होता है मेरे दोस्तों। पैकेटीन अवस्था में क्या होता है? तो पैकेटीन अवस्था में मेरे दोस्तों बाइवैलेंट से टेट्रावैलेंट का निर्माण होता है। बाइवैलेंट से मेरे दोस्तों टेट्रावैलेंट का निर्माण होता है, अर्थात मेरे दोस्तों 2 से 4 गुणसूत्र, 2 से 4 गुणसूत्र में दोस्तों, पहले 1 से 2 बनते हैं, 2 गुणसूत्र आपस में जुड़ते हैं मेरे दोस्तों, 2 गुणसूत्र ऐसे आपस में जुड़ते हैं। इसके बाद मेरे दोस्तों 2 गुणसूत्र, 2 और गुणसूत्र मेरे दोस्तों इस तरह से जुड़ते हैं मेरे दोस्तों, 2 गुणसूत्र और आकर यहां पर जुड़ जाते हैं, जिसे कहा जाता है टेट्रा बाइवैलेंट का निर्माण करते हैं। अगला चरण आता है मेरे दोस्तों, चौथा चरण जो होता है इसे कहते हैं डुप्लेटीन अवस्था। डुप्लोटीन अवस्था मेरे दोस्तों, डुप्लोटीन अवस्था में, और ऐसी पैकेटीन अवस्था में क्रोमोटिड्स जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं। एक गुणसूत्र के ऊपर दूसरा गुणसूत्र विराजमान हो जाता है। एक गुणसूत्र के ऊपर दूसरा गुणसूत्र क्या हो जाता है मेरे दोस्तों? ये गुणसूत्र दूसरा है, ये दूसरा है, दोनों आकर ऐसे विराजमान हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसी को कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन अवस्था में होता है। डुप्लेटीन अवस्था में मेरे दोस्तों, डुप्लेटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर से हटकर गुणसूत्र यक्ष के रूप में, क्रॉसिंग ओवर से हटकर मेरे दोस्तों गुणसूत्र जो होते हैं वो यक्ष के रूप में बन जाते हैं। किस रूप में? यक्ष के रूप में बन जाते हैं। तो उस अवस्था में मेरे दोस्तों कौन सी अवस्था होती है? डुप्लेटीन अवस्था। पांचवी अवस्था, पांचवी चरण जो होता है इसे कहा जाता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस अवस्था मेरे दोस्तों, और डाइकाइनेसिस अवस्था में क्या होता है? तो डाइकाइनेसिस अवस्था में मेरे दोस्तों जो भी गुणसूत्र होते हैं वो केंद्रक झिल्ली के पास आ जाते हैं। जो भी गुणसूत्र होते हैं मेरे दोस्तों वो केंद्रक झिल्ली के पास आ जाते हैं, पास आकर एकत्रित हो जाते हैं। अब मेरे दोस्तों गुणसूत्र विभाजन होने के लिए तैयार हो जाता है, गुणसूत्र विभाजन होने के लिए तैयार हो जाता है। और यहां मेरे दोस्तों दूसरा चरण, पांचवें चरण में से दूसरा चरण चालू होता है, जिसे कहा जाता है मेटाफेज फर्स्ट मेरे दोस्तों, मेटाफेज फर्स्ट अवस्था कहा जाता है। और जिसमें क्या होता है? तो मेटाफेज फर्स्ट अवस्था में मेरे दोस्तों गुणसूत्र जो होते हैं, मेटाफेज फर्स्ट अवस्था में मेरे दोस्तों गुणसूत्र जो होते हैं उनके जो सेंट्रोमियर होते हैं वो सेंट्रोसोम के तुर्क धागे से, सेंट्रोसोम के तुर्क धागे से जुड़ जाते हैं। सेंट्रोसोम के तुर्क धागे से मेरे दोस्तों जुड़ जाते हैं और यही काल होता है, यही चरण होता है जिसमें केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है, केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है और केंद्रिका गायब हो जाती है। इसके बाद मेरे दोस्तों, इसके बाद ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया। इसके बाद तीसरा चरण आता है एनाफेज मेरे दोस्तों। तीसरा चरण एनाफेज अवस्था होती है, एनाफेज फर्स्ट अवस्था होती है, जिसमें मेरे दोस्तों गुणसूत्र मेरे दोस्तों भी आकार में या यू आकार में टूट जाते हैं और सेंट्रोसोम की ओर जाने लगते हैं, अर्थात केंद्रक के ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। केंद्रक के दोनों ध्रुवों की ओर मेरे दोस्तों गुणसूत्र जाने लगते हैं और किस रूप में हो जाते हैं? भी और यू के आकार में। और इसके बाद चौथा चरण आता है मेरे दोस्तों, जिसे कहते हैं टेलोफेज अवस्था। टेलोफेज अवस्था में मेरे दोस्तों, टेलोफेज अवस्था में ये जो भी और यू आकार के होते हैं ये गुणसूत्र पुनः जुड़कर यक्ष के रूप में बन जाते हैं, पुनः जुड़कर मेरे दोस्तों यक्ष के रूप में बन जाते हैं और केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती है, केंद्रक झिल्ली पुनः प्रकट हो जाती है। और इस तरह से मेरे
दोस्तों टेलोफेज अवस्था में केंद्रक दो भागों में बंट जाता है। केंद्रक मेरे दोस्तों केंद्रक दो भागों में मेरे दोस्तों बंट जाता है। और इसके बाद पांचवी चरण आती है, पांचवी चरण जिसे कहा जाता है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स फर्स्ट मेरे दोस्तों, साइटोकाइनिन्स फर्स्ट अवस्था कहलाती है। और साइटोकाइनिन फर्स्ट अवस्था में क्या होता है मेरे दोस्तों, कोशिका भी विभाजित हो जाती है। तो ये प्रथम चरण होता है, यहां प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। इसके बाद अगला चरण आता है मेरे दोस्तों। अगला चरण कौन सा चरण होता है, अगला चरण मैंने बताया था आपको विश्राम अवस्था। मेरे दोस्तों अगला चरण कौन सा चरण हो जाता है, तो अगला चरण मेरे दोस्तों विश्राम अवस्था होता है। क्या हो जाएगा, विश्राम अवस्था होता है मेरे दोस्तों। अगला चरण विश्राम अवस्था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेज अवस्था कहा जाता है। तो आज का टॉपिक यहां से शुरू होता है मेरे दोस्तों, इंटरफेज अवस्था। इंटरफेज अवस्था में क्या होता है, तो इंटरफेज अवस्था में मेरे साथियों क्या होता है, इंटरफेज अवस्था में कुछ नहीं, कुछ समय के लिए मेरे दोस्तों, कुछ समय के लिए मेरे दोस्तों कोशिका विभाजित होना बंद हो जाता है। कोशिका मेरे दोस्तों कुछ समय के लिए कोशिका विभाजन मेरे दोस्तों कुछ समय के लिए कोशिका विभाजन रुक जाता है मेरे दोस्तों। इसी अवस्था को कहा जाता है विश्राम अवस्था या इंटरफेज अवस्था कहा जाता है। यहां मेरे दोस्तों इस अवस्था के बाद मेरे दोस्तों द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के लिए मेरे दोस्तों द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के लिए कोशिका तैयार होती है। कोशिका मेरे दोस्तों, कोशिका क्या होती है, कोशिका तैयार होती है मेरे दोस्तों। किस चरण में, तो चरण होता है विश्राम अवस्था, इंटरफेज अवस्था आ जाएगा। इसके बाद शुरू होता है मेरे दोस्तों, जस्ट इसके बाद शुरू होता है समसूत्री विभाजन। इसके बाद शुरू होता है समरूपी विभाजन मेरे दोस्तों। समरूपी विभाजन मेरे दोस्तों शुरू होता है। और इसी समरूपी विभाजन को अभी हमने क्या नाम दिया था, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन चालू होता है। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन मेरे दोस्तों, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन चालू हो जाता है। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन मेरे दोस्तों चालू होता है। पहली बात, ये जो समरूपी विभाजन होता है ये ठीक किसकी तरह होता है मेरे दोस्तों, यह समसूत्री विभाजन के समान होता है। समसूत्री विभाजन के समान होता है मेरे दोस्तों, समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्थात यह समसूत्री विभाजन मेरे दोस्तों, यह जो विभाजन होता है यह भी इसमें प्रोफेज मेरे दोस्तों, प्रोफेज सेकेंड अवस्था इसमें बनती है। और कौन सी अवस्था बनती है, प्रोफेज सेकेंड अवस्था, मेटाफेज सेकेंड अवस्था, मेटाफेज सेकेंड अवस्था बनती है। इसके बाद एनाफेज सेकेंड अवस्था बनती है, एनाफेज सेकेंड अवस्था बनती है। और इसके बाद टेलोफेज सेकेंड अवस्था बनती है, टेलोफेज सेकेंड अवस्था बनती है। और जस्ट इसके बाद मेरे दोस्तों साइटोकाइनिन्स सेकंड अवस्था बनती है। साइटोकाइनिन्स सेकंड अवस्था बनती है मेरे दोस्तों। तो ये भी लगभग कितने चरणों में, ये भी लगभग 5 चरणों में संपन्न होता है समरूपी विभाजन। तो अब एक एक कर देखते हैं कि कौन सा विभाजन में क्या होता है। अगर मैं बात करता हूं प्रोफेज अवस्था की, तो प्रोफेज अवस्था में क्या होता है मेरे दोस्तों, तो जो गुणसूत्र होते हैं केंद्रक के अंदर मेरे दोस्तों, यहां पर देखेंगे तो गुणसूत्र इस रूप में विद्यमान रहते हैं, इस रूप में मेरे दोस्तों गुणसूत्र विद्यमान रहते हैं। और ये केंद्रक में
ये केंद्रक, ये गुणसूत्र में दोस्तों केंद्रक में अगर मैं बात करता हूं इन गुणसूत्रों की, तो ये गुणसूत्र में दोस्तों पुनः, ये गुणसूत्र में दोस्तों पुनः गुणसूत्र मेरे दोस्तों, पुनः गुणसूत्र केंद्रक में, पुनः गुणसूत्र केंद्रक में मेरे दोस्तों अस्पष्ट होने लगते हैं, अस्पष्ट होने लगते हैं, पुनः गुणसूत्र केंद्रक में अस्पष्ट होने लगते हैं मेरे दोस्तों, पुनः गुणसूत्र अस्पष्ट होने लगते हैं। और ये गुणसूत्र जब अस्पष्ट होने लगते हैं, इसी अवस्था को मेरे दोस्तों क्या कहा जाता है, इसी अवस्था को मेरे दोस्तों प्रोफेज कहा जाता है। इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, प्रोफेज अवस्था कहा जाता है मेरे दोस्तों। अभी जस्ट गुणसूत्र विभाजित होकर यक्ष के रूप में बटी हुई थी और यह केंद्रक में मिल गई थी, केंद्रक में गायब हो गया था, लेकिन यह पुनः प्रकट हो जाता है किस अवस्था में, प्रोफेज सेकेंड अवस्था में। प्रोफेज सेकेंड अवस्था में मेरे दोस्तों ये गुणसूत्र पुनः प्रकट हो जाते हैं और इनके सेंट्रोमियर भी स्पष्ट होने लगते हैं। सेंट्रोमियर में दोस्तों इनके सेंट्रोमियर मेरे दोस्तों, सेंट्रोमियर पुनः प्रकट हो जाते हैं, सेंट्रोमियर पुनः मेरे दोस्तों स्पष्ट हो जाते हैं और ये टूटने लगते हैं, ये टूटने लगते हैं मेरे दोस्तों। और टूटने का प्रक्रिया जो होता है वह मेटाफेज अवस्था में होता है। वह किस अवस्था में होता है मेरे दोस्तों, तो दूसरा चरण होता है मेटाफेज, दूसरा चरण मेरे दोस्तों मेटाफेज होता है, मेटाफेज सेकेंड अवस्था। मेटाफेज सेकेंड अवस्था में क्या होता है, तो मेरे साथियों मेटाफेज सेकेंड अवस्था में अगर मैं बात करता हूं, तो मेटाफेज सेकेंड अवस्था में मेरे दोस्तों जो केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं, उसके जो मेरे दोस्तों क्रोमोटिड्स होते हैं, मेरे दोस्तों इसके अंदर जो क्रोमोटिड्स होते हैं, क्रोमोटिड्स जो होते हैं, जो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, ये धीरे धीरे अलग होने लगते हैं मेरे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, सेंट्रोसोम के तुर्क धागे से, सेंट्रोसोम के मेरे दोस्तों तुर्क धागे से, प्रक्रियाएं समसूत्री विभाजन वाली ही है मेरे दोस्तों। मेटाफेज में समसूत्री विभाजन में क्या होता है, सेंट्रोसोम के तुर्क धागे से सेंट्रोमियर जुड़ गए थे। क्या हो गए थे मेरे दोस्तों, सेंट्रोमियर क्या हो गए थे, सेंट्रोमियर जुड़ गए थे, सेंट्रोमियर जुड़ गए थे मेरे दोस्तों, जुड़ जाते हैं, इसमें भी जुड़ जाते हैं मेरे दोस्तों। सेंट्रोमियर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे कर मेरे दोस्तों, धीरे कर सेंट्रोमियर अलग होने लगते हैं। सेंट्रोमियर मेरे दोस्तों, सेंट्रोमियर अलग होने लगते हैं मेरे दोस्तों, अलग होने लगते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से मेरे दोस्तों अलग होने लगते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों पूर्ण रूप से अलग नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से अलग नहीं होते हैं। आप ये भी ध्यान रखिएगा, अलग नहीं होते हैं, अलग होने लगते हैं लेकिन पूर्ण रूप से मेरे दोस्तों अलग नहीं होते हैं। तो ये मेटाफेज अवस्था होती है, जहां मेरे दोस्तों क्या होता है, तो जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम ध्रुवों की ओर पाया जाता है, ये सेंट्रोसोम हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगर मैं बनाऊंगा ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ये सेंट्रोसोम हो जाएगा मेरे दोस्तों। और इनके धागों से सेंट्रोमियर जोड़ जाता है, इनके धागों से क्या होता है, सेंट्रोमियर जुड़ जाते हैं मेरे दोस्तों, सेंट्रोमियर इनके धागों से जुड़ जाते हैं ऐसे। ये होता है किसमें, मेटाफेज अवस्था में। इसके बाद अगला चरण होता है, अगला चरण नंबर तीसरा चरण मेरे दोस्तों काफी छोटा फेज होता है, एनाफेज। एनाफेज सेकेंड अवस्था, एनाफेज सेकेंड अवस्था में मेरे दोस्तों क्या होता है, तो एनाफेज सेकेंड अवस्था में ये हो गया हमारा केंद्रक मेरे दोस्तों, ये केंद्रक के अंदर ध्यान रखिएगा। एनाफेज सेकेंड अवस्था में क्या होता है, तो जो गुणसूत्र होते हैं वो पुनः मेरे दोस्तों भी और यू आकार में टूट जाते हैं, पुनः भी और यू आकार में मेरे दोस्तों क्या हो जाते हैं, टूट कर अलग हो जाते हैं, और टूट कर अलग हो जाते हैं मेरे दोस्तों, और अलग होकर ये विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर क्या होने लगते हैं मेरे दोस्तों, जाने लगते हैं।
एक चीज और ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्तों, सेंट्रोसोम में ही, इसी में मेरे दोस्तों मेटाफेज अवस्था में ही मेरे दोस्तों केंद्रिका, मेटाफेज अवस्था में मेरे दोस्तों केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली मेरे दोस्तों, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है, केंद्रक और केंद्रक झिल्ली मेरे दोस्तों गायब हो जाती है, गायब हो जाती है मेरे दोस्तों। अर्थात एनाफेज अवस्था में मेरे दोस्तों ये बाहर का आवरण नहीं पाया जाता है, केवल गुणसूत्र ही दिखते हैं। कोशिका के अंदर क्या दिखता है, कोशिका के अंदर ये गुणसूत्र ही दिखते हैं। यहां सेंट्रोमियर बना दीजिए, यहां सेंट्रोमियर हो जाएगा, यहां क्या हो गया मेरे दोस्तों, सेंट्रोमियर हो गया। और ये सेंट्रोमियर मेरे दोस्तों तुर्क धागे से, अपने तुर्क धागे से मेरे दोस्तों इन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है, इन्हें अपनी ओर क्या करता है मेरे दोस्तों, आकर्षित करता है तुर्क धागे से, तुर्क धागे से इन्हें अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है मेरे दोस्तों। ये हो जाएगा इसका आकर्षण, आ जाएगा। तो ये अवस्था होती है एनाफेज अवस्था में। आप इसमें लिखेंगे क्या, तो आप इसमें लिखेंगे मेरे दोस्तों एनाफेज अवस्था में कि गुणसूत्र मेरे दोस्तों, गुणसूत्र पुनः विभाजित होकर आधी हो जाती है, विभाजित होकर मेरे दोस्तों गुणसूत्र पुनः विभाजित होकर आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। गुणसूत्र पुनः विभाजित होकर आधी हो जाती है मेरे दोस्तों, वो किसमें होता है, एनाफेज अवस्था में होता है। इसके बाद अगली अवस्था आती है टेलोफेज अवस्था में दोस्तों। चौथी अवस्था होती है टेलोफेज अवस्था। चौथी अवस्था मेरे दोस्तों टेलोफेज अवस्था होती है, टेलोफेज अवस्था होती है मेरे दोस्तों। और टेलोफेज अवस्था में क्या होता है, तो टेलोफेज अवस्था में मेरे दोस्तों केंद्रिका, टेलोफेज अवस्था में केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती है, केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती है, केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती है। और क्या मेरे दोस्तों, और केंद्रक झिल्ली पुनः बनने लगता है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण होने लगता है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण होने लगता है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण होने लगता है मेरे दोस्तों। और इस तरह से मेरे दोस्तों, इस तरह से आप देखेंगे एक कोशिका के अंदर मेरे साथियों, एक कोशिका के अंदर मेरे दोस्तों दो केंद्रक का निर्माण होता है। एक कोशिका के अंदर मेरे दोस्तों दो केंद्रक का निर्माण होता है, और इस दोनों केंद्रक के अंदर मेरे दोस्तों गुणसूत्र जो होते हैं वो आधे ही पाए जाते हैं, गुणसूत्र आधे ही पाए जाते हैं मेरे दोस्तों। गुणसूत्र क्या होते हैं, आधे ही पाए जाते हैं। ये मेरे दोस्तों गुणसूत्र आधे ही बनते हैं इसमें, ये। और इस तरह से मेरे दोस्तों विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मेरे दोस्तों क्या होता है, इसके बाद पांचवी चरण आती है जिसे कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस अवस्था कहा जाता है, या साइटोकाइनेसिस कहा जाता है मेरे दोस्तों, जिसमें क्या होता है, तो जिसमें मेरे दोस्तों लैंगिक कोशिका, जिसमें लैंगिक कोशिका जो होती है मेरे दोस्तों, लैंगिक कोशिका जो होती है, लैंगिक कोशिका विभाजित हो जाती है, लैंगिक कोशिका विभाजित हो जाती है, और मेरे दोस्तों अर्ध गुणसूत्र का निर्माण करती है। अर्ध गुणसूत्र का मेरे दोस्तों अर्ध गुणसूत्र वाली कोशिका का निर्माण करती है,
अर्धगुणसूत्र वाली कोशिका का निर्माण करती है मेरे दोस्तों, अर्धगुणसूत्र वाली कोशिका का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया होता है अर्धसूत्रीय विभाजन में, और यहां मेरे दोस्तों अर्धसूत्रीय विभाजन टोटली कंप्लीट हो जाता है। टोटली क्या हो जाता है मेरे दोस्तों? कंप्लीट हो जाता है। और यह अर्धसूत्रीय विभाजन किसमें होता है मेरे दोस्तों? तो अगर मैं पेड़ पौधों में बात करता हूं, अगर मैं पेड़ पौधों में अगर मैं बात करता हूं तो यह अर्धसूत्रीय विभाजन आवृत्त बीजी मेरे दोस्तों, अर्धसूत्रीय विभाजन जो होता है आवृत्त बीजी पौधों में होता है। आवृत्त बीजी पौधों में मेरे दोस्तों, आवृत्त बीजी पौधों में होता है, जहां पर मेरे दोस्तों, जहां पर आप देखेंगे आवृत्त बीजी पौधों में मेरे दोस्तों होता है। और किस प्रक्रिया द्वारा होता है? लैंगिक जनन के द्वारा होता है। लैंगिक जनन के समय होता है मेरे दोस्तों, लैंगिक जनन के समय होता है। लैंगिक जनन के समय मेरे दोस्तों, लैंगिक जनन के समय अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। लैंगिक जनन के समय क्या होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन होता है मेरे दोस्तों, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। और इसी प्रक्रिया के दौरान मेरे साथियों, इसी प्रक्रिया के दौरान, अलैंगिक जनन प्रक्रिया के दौरान मेरे दोस्तों, पौधों में नर युग्मक, पौधों में मेरे दोस्तों नर युग्मक, पौधों में नर युग्मक मेरे दोस्तों परागकण का निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। और वही मेरे दोस्तों पौधों में मादा युग्मक, पौधों में मेरे दोस्तों मादा युग्मक, पौधों में मादा युग्मक की बात करते हैं तो पौधों में मादा युग्मक मेरे दोस्तों, मादा युग्मक अंडा अणु का निर्माण होता है, अंडा अणु का निर्माण होता है मेरे दोस्तों। और ये दोनों भाग मेरे दोस्तों स्त्री केसर के मेरे दोस्तों, स्त्री केसर के मेरे दोस्तों बीजांड भाग में मेरे दोस्तों, बीजांड भाग में मेरे दोस्तों क्या करते हैं? निषेचन करके मेरे दोस्तों भ्रूण का निर्माण करते हैं। निषेचन करके भ्रूण का निर्माण करते हैं मेरे दोस्तों। और यही भ्रूण विकसित होकर बीज और फल बनाता है, यही भ्रूण विकसित होकर बीज और फल बनाता है। तो ये अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण ही संभव होता है। हमें जो फल मिलते हैं मेरे दोस्तों वो अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण ही मिलते हैं, आप ये ध्यान में रखिएगा। अगर मैं बात कर लेता हूं जंतुओं में मेरे साथियों, अगर मैं बात करता हूं जंतुओं में कि सर जी आप पौधों में बता दिए तो जंतुओं में बता दीजिए। अगर जंतुओं में बात किया जाए मेरे साथियों तो जंतुओं में मेरे दोस्तों, जंतुओं में भी ध्यान रखिएगा, जंतुओं में लैंगिक जनन से जीवों का निर्माण होता है। जंतुओं में मेरे दोस्तों लैंगिक जनन होता है, जंतुओं में जिसमें लैंगिक जनन होता है उसमें मेरे दोस्तों अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। और अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण मेरे दोस्तों, अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण मेरे दोस्तों, अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण मेरे दोस्तों जंतुओं में मेरे दोस्तों नर के अंदर, नर के मेरे दोस्तों, नर के जनन कोशिकाओं में मेरे दोस्तों, नर के जनन कोशिकाओं में शुक्र अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है मेरे दोस्तों? शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं, इंग्लिश में स्पर्म कहा जाता है। वहीं मेरे दोस्तों अगर मैं मादा में या महिलाओं में बात करता हूं, नर का मतलब यहां किससे संबंधित है? पुरुष से संबंधित है मेरे दोस्तों। या मेरे दोस्तों इसके बाद
या मैं बात करता हूं मादा में बात करता हूं मेरे दोस्तों, तो मादा में जो होता है वो मादा में मेरे दोस्तों, मादा का मतलब महिला से है, महिलाओं में मेरे दोस्तों के जनन कोशिका में मेरे दोस्तों, के जनन कोशिकाओं में किसका निर्माण होता है, तो वो अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है मेरे दोस्तों, अंडाणु का निर्माण होता है, जिसे हम लोग ओवम कहते हैं। क्या कहा जाता है, ओवम कहा जाता है। तो ये जंतुओं में होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण ही ये दोनों बनते हैं, शुक्राणु और अंडाणु। और जब मेरे दोस्तों ये भी आप ध्यान रखिएगा, जब शुक्र अणु और अंडाणु आपस में मिलता है मेरे दोस्तों, जब शुक्र अणु व अंडाणु आपस में मिलता है तब भ्रूण का निर्माण होता है। तब किसका निर्माण होता है, भ्रूण बनता है, जिसे हम लोग युग्मनज कहते हैं, जाइगोट कहा जाता है। और जब यही भ्रूण मेरे दोस्तों, जब यही भ्रूण विकसित होता है, जब यही भ्रूण मेरे दोस्तों विकसित होता है, तो विकसित होने के बाद यही भ्रूण मेरे दोस्तों शिशु में, यही भ्रूण किसमें कन्वर्ट होता है, शिशु में बदल जाता है, शिशु में बदल जाता है मेरे दोस्तों। और शिशु से एक बच्चे का जन्म होता है, शिशु से मेरे दोस्तों वही बच्चे के रूप में जन्म लेता है। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास यहीं तक मेरे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज मेरे दोस्तों हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट कर ली, कोशिका समाप्त। तो इसी के साथ इस क्लास को भी हम समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं मेरे दोस्तों नए क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।